नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो पे हम सॉल्व करने वाले हैं आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आपका इसके वाला। तो देखिए, हर संडे को हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएफ हम डाल देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो आज उसका सॉल्यूशन वीडियो है, यानी कि आंसर की है, वो मैं आप सभी लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 से। जो लोग हमारी आज वीडियो नहीं देख रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ उसे अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अराउंड 6 के। यहीं पे हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं प्रैक्टिस सेटों की, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरीके का आपको यहाँ पे हम क्विजेस प्रोवाइड कराते हैं हर रात को 8 बजे के टाइम पे क्विज भी डालते हैं इसमें, और भी अन्य चीज़ें इसी में डाल देते हैं। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ पीडीएफ की ओर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा इस बार का प्रैक्टिस सेट था वो किस तरीके का था। ठीक है, और आज हम इसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, टेस्ट नंबर 2 था आपका। तो देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट हम चला रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड और अन्य एक दिवसीय जितनी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिलहाल बढ़ लेते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आंसू का बहुवचन क्या होता है, ये आपको बताना था। इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन है, इसमें दो ऑप्शन सही थे। एक आपका आंसू, क्योंकि आंसू खुद में एक बहुवचन होता है, तो आंसू उस हिसाब से ये भी सही हो जाएगा। और आंसुओं, ये देखिए लूसेंट की किताब के हिसाब से ये भी आंसर सही होगा, यानी कि जिसने ए और सी राइट मार्क कर रखा है वो इनका दोनों सही होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, ये आपको बताना था कि जो व्याकरण है उसकी दृष्टि से प्रेम शब्द किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए, ये था आपका भाववाचक संख्या। ठीक है, भाववाचक संज्ञा प्रेम है होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, मृगनेंद्र का पर्यायवाची बताना था। देखिए, जो मृगनेंद्र था उसका पर्यायवाची क्या होता था, ये आपको बताना था। तो सभी ने सही क्या होगा, इसका जो राइट आंसर था वो था आपका शार्दूल। ठीक है, तो देखिए, जो आपका मृगनेंद्र होता है उसके कुछ अन्य पर्यायवाची भी होते हैं। एक तो आपका शार्दूल भी हो गया, फिर उसके बाद शेर होता है दूसरा जो पर्यायवाची होता है, फिर उसके बाद होता है केहरी। ठीक है, उसके बाद होगा आपका मृगराज। इस इन जो तीन जो मैंने आपको बताया, शार्दूल, शेर, केहरी और मृगराज, इन सभी को आप नोट डाउन कर लेना। मृगेंद्र का बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। तो देखिए, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, ये देखिए हम चाह रहे हैं कि आपका जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी भर्ती जब तक नहीं हो जाती, जब तक उसका रिटर्न पेपर नहीं हो जाता, तब तक हम आपको प्रोवाइड कराते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अभी फिलहाल हम देखते हैं, अभी तो हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर हम एक दो प्रैक्टिस सेट और चलाएंगे, अगर आपका रिस्पांस सही आएगा तो ही हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना इसको यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि हम ये सब आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा तो इसको करके और वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग चाहते ही नहीं है कि अगर आपको फ्री में कोई चीज़ मिल पाए। ठीक है, तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि हमारी ये जो वीडियो है इसको जरूर लाइक करवाइएगा। और साथ ही साथ बहुत सारे जितने भी आपसे व्हाट्सअप ग्रुप हैं, स्टडी ग्रुप हैं, या फिर कोई फेसबुक ग्रुप हैं आपके, तो वहाँ पे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है आपका, देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है। एक वर्ड था ऐसा, मीन। मीन का पर्यायवाची शब्द बताना था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सबने सही किया होगा। मीन का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है आपका मत्स्य। और भी अनेक शब्द हैं, देखिए, मत्स्य के फिर है मछली हो गया, और झक हो गया। ठीक है, और उसी के साथ आ गया सफरी हो गया, और जल जीव हो गया। तो ये सभी आपके मीन के, यानी कि जो मत्स्य है उसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका, अवयव के भेद बताने थे। बताइए, अवयव के भेद कितने होते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। नीचे कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर जो लिखना मत भूलिएगा, आपका कितना स्कोर रहा प्रैक्टिस नंबर 2 में। ठीक है, आपको रोज का रोज अपने आप में इम्प्रूव करना है। तो देखिए, अवयव के होते हैं 4 भेद। ठीक है, अब देखिए, अवयव होता क्या है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। अगर जिसको नहीं आता कॉपी पेन पे लेके जरूर बैठेगा। अवयव की परिभाषा होती है कि एक शब्द जिसमें, ऐसे शब्द जिसमें जो लिंग हो गया, वचन हो गया, पुरुष या फिर कारक आदि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके अवयव कहलाते हैं। अब देखिए, अवयव के 4 भेद तो होते हैं। ये 4 भेद होते कौन कौन से, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण होता है, फिर संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है आपका, और विस्मयादि बोधक। तो ये आपके जो
ये अव्यय है उसके क्या होते हैं, भेद होते हैं। ठीक है, अगला है आपका देखिए, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये आपको बताना था, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा संयुक्त क्रिया। आपको देखिए क्रियाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्रिया क्या होती हैं और इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो संयुक्त क्रिया होती है, दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया है। इसमें दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब उसमें इसी के साथ साथ देखिए एक था आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अकर्मक और सकर्मक, इस जो प्रेरणार्थक क्रिया में होता है अकर्मक क्रिया भी होती है इसमें जब ये क्रिया बनती है अकर्मक क्रिया भी होती है इसमें, और आपकी सकर्मक क्रिया भी होती है, जैसे उठना उठवाना, सुलना और सुलवाना। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है वो प्रेरणार्थक क्रिया में होते हैं। अगला देखिए इसका ही एक था आपका द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए जो द्विकर्मक क्रिया होती है इसमें क्रिया में दो कर्म होते हैं। ठीक है, तो जिसमें दो कर्म होंगे, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो हो जाती है आपकी द्विकर्मक क्रिया। जैसे अगर इसका एक उदाहरण ले लिया जाए, ये होगा कि सोहन को थप्पड़ मारा, या फिर इस तरीके से होता है कि मोहन ने सोहन को थप्पड़ मारा। तो सोहन पहला फिर थप्पड़, ये दो क्या हो जाते हैं इसमें, कर्म हो जाएंगे। उसी के साथ पूर्वकालिक क्रिया में इसमें क्या होता है कि जो जो कर्ता होता है क्रिया को समाप्त करने के बाद दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तब वो जो पहले वाली क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, इसकी पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि राम भोजन करके सो गया, अब इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी, भोजन करके, क्योंकि जब उसने भोजन किया तभी तो सोया ना, तो पूर्वकालिक क्रिया वो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगला है आपका देखिए भानुदय में संधि, काफी इजी था ये, भानुदय में संधि। तो देखिए भानुदय का सबसे पहले आप थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। ठीक, तो भानुदय में जो संधि होगी वो क्या होगी, एक बार बताइए आप लोग। देखिए अब जब भानुदय का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा आपका भानु धन उदय। ठीक है, तो ये भानुदय होगा तो इसमें क्या हो रहा है, उ धन उ बन के क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका बड़ा उ, भानुदय हो रहा है ना। तो इसमें क्या होगी आपकी, इसमें हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि राइट आंसर आपका दीर्घ संधि होगा। समझ में आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिए, जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये बहुत बार पूछा गया है, इसको भी यार नोट डाउन कर लेना। उसको कहा जाता है आपका सधवा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार बताना था कि भारत में सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर भी किया होगा। तो देखिए इसमें जो अलंकार है वो है आपका अन्वय अलंकार। ठीक है, देखिए जो अन्वय अलंकार होता है उसकी कुछ खास जो बातें होती हैं वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो अन्वय अलंकार होता है, जब कवि रचना करता है तो उसको क्या होता है, उपमेय की समानता के लिए कोई दूसरा उपमान नहीं मिलता है, तब वो जो होगी उपमेय की समानता को जारी रखने के लिए उपमेय का ही प्रयोग कर लेता है। वरना क्या होता है कि देखिए जो उपमेय की समानता है उसको बनाने के लिए उपमान, दूसरे उपमान की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उपमेय की समानता के लिए ये उपमेय उपमान का ही क्या कर लेता है, उपमेय का ही प्रयोग करके उपमान बना देता है। तो ये कहलाता है आपका अन्वय। ठीक है, अन्वय अलंकार। अगला है आपका देखिए, कलम का सिपाही क्या है, ये आपको बताना था। आत्मकथा है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, जीवनी है। ठीक है, तो देखिए जो आपका कलम का सिपाही है ये है आपका जीवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, जीवनी है। देखिए जो आपका कलम का सिपाही है इसको किसने रचा था, ये रचा था आपका अमृत राय द्वारा। ठीक है, इनको देखिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और ये जो जीवनी लिखी थी किस पर आधारित थी, ये थी आपकी प्रेमचंद्र पे। जो इनके द्वारा कलम का सिपाही लिखी थी ये जीवनी थी, लेकिन ये जीवनी किस पर आधारित थी, वो थी आपकी प्रेम चंद्र पे। इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अमृत राय जी का कभी जन्म पूछ लिया जाए तो ये है आपका 1921 में जन्मे थे। अमृत राय जी कब जन्मे थे, 1921 में, वाराणसी क्षेत्र में। अगला है आपका देखिए, हिंदी साहित्य का नवा रस कौन सा है। देखिए रसों से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये रसों को भी आपको पढ़ के जाना है। तो देखिए ये होगा आपका शांत, नवा जो रस होता है वो होता है आपका शांत रस। आपको पता होना चाहिए कि रसों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 11। 11 रसों में से देखिए मैं आपको सीरियल वाइज बता रहा हूँ तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए जिसमें पहला रस होता है वो होता है श्रृंगार रस होता है, दूसरा हास्य रस होता है, तीसरा आपका करुण रस होता है, चौथा वीर रस हो गया,
पांचवा रौद्र रस होता है, छठा भयानक रस होता है, सातवां बीभत्स रस होता है, आठवां आपका अद्भुत रस होता है, नवा शांत रस हो गया, दसवां वात्सल्य रस और 11वां भक्ति रस। ठीक है, लास्ट जो होता है रस होता है वो होता है भक्ति रस। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है, एकदा, ये जो था निमेषी रणिये के लेखक कौन है, ये आपको बताना था। तो देखिए इसमें जो था वो अमृतलाल नागर इसका राइट आंसर था, तो सभी ने लगाया होगा। अगला है आपका, देखिए चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए चौपाई के जो चारों चरण होते हैं उसमें 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जीके के हिसाब से भी काफ़ी क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो है आपका चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले ये देखिए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। किसने करी थी 1918 में? ये करी थी आपकी महात्मा गांधी और उनकी जो शिष्या थी एनी बेसेंट के द्वारा करी गई थी। देखिए इसमें क्या हुआ था कि 1964 में संसद के अधिनियम के द्वारा जो ये हिंदी प्रचारणी सभा है इसको साहित्य का महत्व दिया गया था, और साहित्य महत्व की संस्था इसको क्या कर दिया था, घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका यहाँ पे, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ठीक है, तो ये है आपकी मागधी अपभ्रंश से। अगला है आपका, देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ठीक है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 343, अनुच्छेद 343 में। देखिए है क्या, संविधान का भाग 17 में। ठीक है, और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या हो जाएगी आपकी, देवनागरी हो जाएगी। ठीक है, अगला है आपका, देखिए हिंदी भाषा के मानवीकरण का सचेत प्रयास किस पत्रिका में किया गया, ये आपको बताना था। तो ये किया गया था आपका सरस्वती पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए सरस्वती जो पत्रिका है इसको इंडिया प्रेस प्रयाग के द्वारा 1900 में, कब, 1900 में इसका संपादन किया गया था। ठीक है, इसके देखिए पहले जो संपादक थे वो थे आपके चिंतामणि घोष। ठीक है, उसके बाद फिर जो 1903 आया, 1903 में कौन बने आपके, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके ये जो पत्रिका थे इसके संपादक बने। तो इसको आप थोड़ा बहुत याद रखिएगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिए कीर्ति लता किस भाषा की रचना है, ये आपको बताना था कि जो कीर्ति लता है वो किस भाषा की रचना है। तो देखिए ये है आपके अवहट्ट, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये राइट आंसर रहेगा। अगला था आपका यहाँ पे, दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार प्रसार तथा मद्रास की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला था आपका यहाँ पे, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का क्या नाम था, ये भी आपको बताना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये था आपका चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। ये तो था आपके 20 क्वेश्चन हिंदी के। अब आते हैं जीके में। सबसे पहले देखिए, उत्यासु परियोजना किस नदी में है, ये आपको बताना था कि उत्यासु जो परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है। तो देखिए ये है आपका ये जो उत्यासु जो परियोजना है वो है आपका अलकनंदा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो आपका अलग उत्यासु परियोजना है वो पौड़ी जनपद के अलकनंदा नदी पे बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अगला है आपका, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, तो देखिए आपका जो राज्य योजना आयोग है उसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री। अगला है आपका यहाँ पे, बिसपुरिया गुफा कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना था। तो देखिए आपका जो बिसपुरिया गुफा है वो है आपकी कहाँ पे, नाड़ा गांव में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो आपका बिसपुरिया गुफा है ये है आपके, अगर जनपद पूछ लिया जाएगा तो जनपद, ये जो नाड़ा गाँव है वो किस जनपद के अंतर्गत आता है, ये आता है आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत नाड़ा गाँव। इसको आप याद रखेंगे। अगला है आपका, देखिए गंगा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल कहाँ पे स्थित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर ए, लंका नामक स्थान पे ये जो है ये स्थित है आपका गंगा नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल।
अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में कामाख्या का एकमात्र मंदिर कामाख्या मंदिर पिथौरागढ़ में कब स्थापित किया गया? देखिए ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने के चांसेस काफ़ी हैं इसके, तो इसको आप याद रखेंगे कि 1972 में, ठीक है, 1972 में कामाख्या मंदिर जो पिथौरागढ़ है उसको बनाया था, किसके प्रयासों से बनाया था? वो बनाया था आपका मदन मोहन शर्मा जी के प्रयासों से यहाँ पे ये जो मंदिर है वो बना था। और ये देखिए जो आपकी यहाँ पे 6 सिरों वाली, कहा जाता है कि जो आपकी कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पे 6 सिरों वाली मूर्ति को स्थापित किया गया था और उत्तराखंड में ये एकमात्र कामाख्या देवी मंदिर है, ठीक है। अगला है आपका, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा जो बुग्याल है पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? ये आपको बताना था। तो देखिए ये जो बुग्याल होगा वो होगा आपका राताकोण बुग्याल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, हिल यात्रा उत्सव किसकी देन है? ये बताना था। देखिए सभी को पता है कि जो आपकी हिल यात्रा उत्सव है ये नेपाल की देन है, लेकिन नेपाल में भी पूर्वी नेपाल, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी, किस नेपाल की देन है ये आपको बताना था, ठीक है। तो देखिए ये है आपकी पश्चिमी नेपाल, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिमी नेपाल की ये देन है आपकी हिल यात्रा उत्सव, इसको आपको याद रखना है। अगला है आपका, देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये थे आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह से आप याद रखेंगे, जो आपके ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे ये हैं आपके नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य। तो देखिए जो आपका नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है वो कहाँ पे है? उत्तरकाशी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1965 में, ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है आपका, देखिए, एकमात्र दुर्योधन देवस्थल कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना था कि जो एकमात्र दुर्योधन का जो देवस्थल है वो कहाँ पर है। तो देखिए ये है आपका रवाई पे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। और रवाई कहाँ पे है आपका? ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद, ये ऑप्शन नंबर, ये इसको आप याद रखेंगे। अगला है आपका, देखिए, 1816 में फ्रेजर ने किसे सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है? ये आपको बताना था। तो देखिए ये है आपका बड़ा हाट, बड़ा हाट को बताया था उन्होंने सबसे बर्बाद स्थान 1816 के टाइम पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, श्रृंगकंठ की ऊंचाई कितने मीटर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए यूकेपीएससी में भी पूछा जा सकता है श्रृंगकंठ की ऊंचाई। तो देखिए ये है आपकी 6728 मीटर, ठीक है, ये 6728 मीटर है। और ये किस किस को जोड़ता है? श्रीकंठ जो दर्रा है ये जोड़ता है आपका उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये जोड़ेगा आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी प्लस हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? ये भी आपको बताना था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि जो गंगोत्री मंदिर है उसका जो निर्माण है वो किस शैली में हुआ? तो ये थी आपकी कत्यूरी शैली, तो इसको आपको याद रखेंगे, कत्यूरी शैली में जो गंगोत्री मंदिर है उसका निर्माण हुआ। तो देखिए जो आपका गंगोत्री मंदिर है वो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और भागीरथी नदी के किनारे, ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखने ही होंगे। साथ ही साथ इसका अगर निर्माण की बात करूँ तो इसका जो निर्माण कराया था वो कराया था आपका अमर सिंह थापा ने। और समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछ ली जाती है, तो समुद्र तल से जो ऊंचाई होगी 3048 मीटर, ठीक है, 3048 मीटर की ऊंचाई पे समुद्र तल की ऊंचाई पे स्थित है। अगर इसकी कपाट की बात करें तो देखिए प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को कपाट खुलते हैं और उसी दिन क्या बनाया जाता है? आपका गंगा दशहरा पर्व बनाया जाता है। अक्षय तृतीया को उसी दिन क्या खुलते हैं? इसके कपाट खुलते हैं। और इसके जो कपाट बंद होते हैं वो दिवाली के दिन इसके कपाट बंद हो जाते हैं गंगोत्री मंदिर के। अगला है आपका, कौन सा ग्लेशियर उत्तरकाशी में नहीं है? ये आपको बताना था। डोरियानी, खिमलोगा, संतोपथ या चतुरंगी, ये आपको बताना था कि ये जो कौन सा ग्लेशियर है ये उत्तरकाशी में नहीं है। तो संतोपथ है, क्योंकि संतोपथ जो ग्लेशियर है वो कहाँ है? आपका चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है आपका, वारुणी यात्रा का अन्य नाम क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बार यूकेपीएससी में भी लोअर पीसीएस में पूछा गया था ये। तो देखिए ये है आपका पंचकोसी मेला, ठीक है, इस यात्रा को क्या कहा जाता है? पंचकोसी मेला भी कहा जाता है। और ये जो यात्रा होती है ये होती है आपकी लगभग लगभग 22 किलोमीटर की। और प्रत्येक वर्ष कब होती है? 2 अप्रैल के टाइम पे। कब होता है मेला? 2 अप्रैल में होता है। और टोटल कितनी किलोमीटर की यात्रा होती है? ये होती है आपकी 22 किलोमीटर की यात्रा होती है वरुणावत पर्वत पर, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अगला है आपका, देखिए, हरिद्वार द्वारा निगम कब बनाया गया? ये आपको बताना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो हरिद्वार को कब नगर निगम बनाया गया, ठीक है। ये तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में। अगला है आपका, राज्य में फलमती पहाड़ी श्रेणी पर कौन सा खनिज मिलता है?
ठीक है, तो ये खनिज मिलता है तांबा। अगला है आपका देखिए, तीलू रतौली एवं गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसकी रचना है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो तीलू रतौली है और आपका गढ़वाल के गढ़ों का इतिहास किसने रचा, इसकी जो रचना की किसने की, तो ये करी थी आपकी रणवीर सिंह चौहान ने। अगला क्वेश्चन है आपका, द एंड गुरु के नाम से कौन विख्यात है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो द एंड गुरु के नाम से कौन है इसमें, प्रसन्न जोशी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, श्रीदेव सुमन के पिता का नाम क्या था। देखिए जो आपका श्रीदेव सुमन था आपका, उनके पिता का नाम, मैं काफ़ी बार जितनी भी बार श्रीदेव सुमन जी का जिक्र आता है, मैं हर बार उनके पिताजी का नाम बताता हूँ। तो इनका पिताजी का नाम था हरिराम बड़ौनी। इन्होंने हमारी पुरानी वीडियो देखी तो आपका सही होगा ये आंसर। अब देखिए जो आपके श्रीदेव सुमन है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि देखिए श्रीदेव सुमन आप काफ़ी बार पूछा जाता है श्रीदेव सुमन जी के बारे में। देखिए जो श्रीदेव सुमन जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था 25 मई 1816 को टिहरी के जौल गांव में हुआ था श्रीदेव सुमन का जन्म। ठीक है, कब हुआ था, 25 मई 1916 को टिहरी गांव के टिहरी में जौल गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, हरिराम बड़ौनी। और उनको देखिए 1938 में, याद रखेंगे 1938 में इनको गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना करी थी। और इनके द्वारा देखिए 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कि कब, 25 जुलाई 1944 को। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं की पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। अगला है आप यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड की पहली महिला कुलपति कौन थी। ठीक है, तो ये थी आपकी सुशीला डोभाल। अगला क्वेश्चन बढ़िया देखिए, चंदन सिंह राणा को पद्म भूषण कब प्राप्त किया गया। चंदन सिंह राणा के द्वारा जो आपका पद्म भूषण था वो कब प्राप्त किया गया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2019 में ये इनको पद्म भूषण मिला था। अगला है आपका तीलू रोतली से संबंधित इनकी घोड़ी का नाम पूछा है। तो देखिए आप सभी को पता ही होगा कि इनकी जो घोड़ी का नाम था वो था आपका बिंदुली। तीलू रोतली के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत, जिनको नहीं पता। तो देखिए इनको गढ़वाल की क्या कहा जाता है, लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। अगर इनकी पूरे नाम की बात करें, क्योंकि कई कई बार इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो ये क्या होगा, तिलोत्तमा देवी इनका पूरा नाम था। और इनकी जो जयंती है, तीलू रोतली जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है, ये बनाई जाती है प्रतिवर्ष 8 अगस्त को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इनकी जो कि कत्यूरी सैनिक था रामू रजवाड़, उनके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। तीलू रोतला जी की हत्या हो गई थी। और किसने करी थी, तो रामू रजवाड़, ये कत्यूरी सैनिक था एक। अगला है आपका देखिए, महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में देशभक्त की उपाधि किसे दी थी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और आ सकता है आप लोग इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको भी जरूर देखते जाइएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका महात्मा गांधी जी हैं, उनके द्वारा जो देशभक्ति की उपाधि दी थी वो दी थी आपकी विक्टर मोहन जोशी को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विक्टर मोहन जोशी हो जाएगा। हर्बल खेती के जनक किसको माना जाता है। देखिए जो हर्बल खेती है उनके जनक माना जाता है श्याम सुंदर दिगारी जी को। अगला है आपका, बागेश्वर मेले में विक्टर मोहन जोशी ने खादी प्रदर्शन कब आयोजित किया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो ये क्वेश्चन, ये जो विक्टर मोहन जोशी हैं, इनके द्वारा 1925 में खादी प्रदर्शन किया गया था बागेश्वर के मेले में। तो 1925 जो सन है वो आप इसमें याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अल्मोड़ा में स्थित झूला देवी मंदिर का निर्माण किस वर्ष से कराया गया। ठीक है, तो देखिए ये कराया गया था 1935 में। जो झूला देवी मंदिर है रानीखेत के पास है आपका, आपने देखा होगा रानीखेत से लगभग 2-3 किलोमीटर ऊपर है वो आपका झूला देवी मंदिर, और अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है रानीखेत। अगला है आपका देखिए यहाँ पे, अटरिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना था। अटरिया देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। बहुत सारे लोगों को पता होगा जो अटरिया देवी का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये है आपका रुद्रपुर में। हर साल अटरिया देवी का मंदिर वो मेला भी लगता है, अटरिया मेला लगता है रुद्रपुर में। जो लोग रुद्रपुर के हैं उनको पता होगा। रुद्रपुर आता है आपका उधम सिंह नगर जिले में। और उधम सिंह नगर जिले की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 26 दिसंबर 1995। ये डेट याद रखिएगा, 26/12/95। 26 दिसंबर 1995 को आप किया ये जो रुद्रपुर मतलब उधम सिंह नगर है उसको जिले के रूप में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं रेजिमेंट पर कब डाक टिकट जारी किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार ये जो कुमाऊं रेजिमेंट है उस पर क्वेश्चन देखने को आप सभी को मिलते ही मिलते हैं। तो ये है आपका 1988 में कुमाऊं रेजिमेंट पे डाक टिकट जारी किया गया था।
ठीक है। तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की बात कर रहे हैं, तो देखिए कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 27 अक्टूबर 1945 को, याद रखेंगे 1945 को इसका गठन किया गया था। ठीक है। और इसका जो आगरा में हुआ था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रानीखेत लाया गया था कब, 1948 में। ठीक है। तब से ये रानीखेत में ही स्थित है आपका कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय। ठीक है। पहले ये आपका था आगरा में 1945 में जब उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये 45 है। उसके बाद इसका ये जो है आपका हेडक्वार्टर ही चेंज कर दिया गया, आगरा से इसको स्थानांतरित करके रानीखेत लाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, छुरमुल किस जनजाति के देवता हैं? ये आपको बताना था, छुरमुल जो है वो किस जनजाति के देवता है। तो ये है आपके राजी जनजाति के देवता। ठीक है। तो राजी जनजाति के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ आप सभी लोगों को, ताकि जो कुछ की पॉइंट है आपको पेपर सॉल्व करते करते पता चल जाएंगे, तो आप उससे कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए जो आपकी जो राजी जनजाति है उसके बारे में थोड़ी सी की पॉइंट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए जो राजी जनजाति है उनको क्या कहा जाता है, बनरौत या जंगल का राजा भी कहा जाता है। सबसे कम आबादी वाली जनजाति के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बताइए सबसे कम आबादी जो वाली जनजाति है कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी राजी जनजाति। काष्ठ कला में सबसे ज़्यादा निपुण होते हैं आपके ये। ठीक है। काष्ठ कला में क्या होते हैं, ये निपुण होते हैं सबसे ज़्यादा। और इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका मुंडा, इनकी भाषा को कहा जाता है। इनके आवासों को रौत्युड़ा कहा जाता है, रौत्युड़ा। ठीक है, रौत्युड़ा इनकी आवासों को कहा जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, रिंग डांस करते हैं। कई कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा कि रिंग डांस किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो रिंग डांस किया जाता है आपका राजी जनजाति के द्वारा। मौलाराम ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया, ये आपको बताना था। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कि जो मौलाराम है उन्होंने अपनी भाषा में ब्रिज भाषा का प्रयोग किया। देखिए काफ़ी ज़्यादा भाषाएं जानते थे मौलाराम जी। देखिए ये आए थे आपके 1743 के टाइम पे, इनके पूर्वज आए थे श्रीनगर से। ठीक है, गढ़वाल आए थे। इनके अगर गुरु के बात करें, मौलाराम जी के जो गुरु थे वो राम राय थे। क्या थे, राम राय, राम सिंह, सॉरी राम राय नहीं, राम सिंह। राम राय तो देहरादून में आए थे। राम सिंह, इनके गुरु का नाम राम सिंह था। इनके जो वंशज थे वो किस वंशज थे, ये सुनार। ये वीडियो के पेपर में पूछा गया था एक बार 2018 के टाइम पे शायद। और इनकी माता का नाम था रामा देवी। रामा देवी इनकी माता का नाम था। और मौला राम की मृत्यु के बारे में पता क्वेश्चन आ जाए तो 1833 में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी। उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सबको पता ही होगा, तो ये है आपका हेमंत बिष्ट जी के द्वारा। तो देखिए एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, जो आपका राज्य गीत बना उसके लिए कौन सी कमेटी बिठाई गई थी? अगर किसी को कमेटी का नाम पता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगला है आपका देखिए, सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा हरिद्वार पे हैं, 11 हैं आपकी विधानसभा सीटें। और इस बार पक्का आपका विधानसभा जो सीटें हैं उनसे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो आप विधानसभा सीटें थोड़ा सा देख के जाइएगा। ठीक है ना। अगला है आपका देखिए, अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियां कितनी थी? कितने परगने थे और कितनी पट्टियां थी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें थे आपके 11 परगने थे आपके, और आपकी 86 पट्टियां थी। ठीक है, अंग्रेजों के समय में गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, गढ़वाल क्षेत्र की बात है। चलिए अगला है आपका, दलित मजदूर किसान पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? दलित मजदूर किसान पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए ये बनाई गई थी आपकी हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। हेमवती नंदन बहुगुणा जी के द्वारा ही आपकी किसान पार्टी बनाई गई थी दलित मजदूरों की। अगला है आपका देखिए, थारू जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये कहता है आपका उरारी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। और ये हमारे राज्य की सबसे ज़्यादा आबादी वाली जनजाति है आपकी थारू जनजाति। और ये कहाँ पे रहते हैं अधिकतर? ये है आपके उधम सिंह नगर के आसपास के क्षेत्र में, जैसे आपकी सितारगंज हो गया, खटीमा हो गया, टनकपुर हो गया। अगर उत्तराखंड राज्य के बाहर अलग राज्यों की बात करें तो ये बिहार राज्य में भी हैं, और कुछ लोग नेपाल राज्य में भी हैं, सॉरी नेपाल देश में भी है, राज्य नहीं, सॉरी। अगला है आपका देखिए, शिक्षकों के लिए सैलिस मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई, ये आपको बताना है। तो ये हुई थी आपकी 2009। सैलिस मटियानी जो पुरस्कार है वो इसकी जो शुरुआत हुआ है 2009 से हुई है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, उत्तराखंड की कौन सी नगर पालिका पहली कैशलेस नगर पालिका बनी है? थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, 1-2 साल पुराना हो चुका है ये। ठीक है, तो ये कौन सी नगर पालिका है जो पहली कैशलेस नगर पालिका बनी है? तो ये है आपकी ऋषिकेश नगर पालिका। अगला है आपका देखिए, केरल के
जो अच्छा कि ऋषिकेश नगर पालिका है, तो ऋषिकेश जो नगर पालिका है उनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप सभी को थोड़ा सा पता चले। तो देखिए ऋषिकेश का अगर पौराणिक नाम की बात करूँ तो इसको क्या कहा जाता है, पौराणिक नाम वीरभद्र कहा जाता है। और अगर उपनाम की बात करें तो इसको संत नगरी भी कहा जाता है और विश्व योग की राजधानी भी कहा जाता है ऋषिकेश को। ठीक है, और ऋषिकेश किन दो नदियों के संगम पे है, एक है गंगा और एक है आपका चंद्रभागा नदी के संगम पे स्थित है। ये जो की पॉइंट है, मैं ये जो आपको बता रहा हूँ की पॉइंट है, तो इस की पॉइंट को आपको याद रखना है। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे, वो किस लिए प्रसिद्ध थे ये आपको बताना था। ठीक है, तो ये है आपके चित्रकार थे। अगला है आपका, देखिए फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो ये दिया गया था आपका इरफान खान को। इरफान खान को 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान है भारतीय आय में, विनिर्माण का, व्यापार का, कृषि का या बैंकिंग का, ये आपको बताना था। तो ये है आपका विनिर्माण का। ठीक है, विनिर्माण का सर्वाधिक योगदान है आपका भारतीय आय की योगदान में। अगला क्वेश्चन है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी कौन सी थी, आपको बताना था कि जो भारत में पहली जो सहकारी समिति बनी थी वो कौन सी समिति बनी थी। तो ये बनी थी आपकी साख समिति। ये साख समिति आप राइट आंसर करेंगे इसका। अगला है आपका, देखिए किस देश ने रिमोट सेंसिंग याओगान 33 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया, ये आपको बताना है। तो ये था आपका चीन। इसका नाम से पता चल रहा होगा, याओगान। ठीक है, अगला है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये आपको बताना था। तो ये है आपका कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी झील है। अगला है आपका, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है कि जो नाथुला दर्रा है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग के द्वारा पूछ लिया जाता है नाथुला दर्रा के बारे में। तो देखिए जो नाथुला दर्रा है वो है आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में आपका स्थित है आपका नाथुला दर्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित करी थी, नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, तो ये करी थी आपकी चित्रकला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है आपका, देखिए जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वत दर्रे को दिया गया है। जवाहर सुरंग नाम काफी चर्चे में रहा है और इस बार आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इसको जिनको नहीं आता वो लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये है आपका बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, ये है बनिहाल दर्रे में बनी हुई है आपका जवाहर सुरंग। ठीक है, अगला है आपका, देखिए संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना था, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का प्रयोग उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका चौथे भाग में। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निकाय किससे संबंधित है। निकाय देखिए जो आपका संबंधित है ये है आपके बौद्ध धर्म से। अगला है आपका, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित थे। जो आपके सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के थे वो थे आपके गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका, देखिए तर्क शास्त्र के प्रेरणता थे। तर्क शास्त्र के जो प्रेरणता थे वो कौन थे आपको ये बताना है। तो ये थे आपके शंकराचार्य। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा शंकराचार्य जी। अगला है आपका, देखिए भारत करेंसी नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं, मतलब कहाँ पे छपते हैं जो करेंसी नोट हैं आपके भारत के। तो ये छपते हैं आपके नासिक में। विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बार विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कब से मनाया गया, ये आपको पता करना है, बताना है। तो ये है आपका 1974। हैजा नामक बीमारी किसके कारण होती है, ये आपको बताना था इसमें। और काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये होती है आपकी जीवाणु के द्वारा। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि जो नॉर्मली हैजा नामक बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, तो वो है आपकी जीवाणु के द्वारा। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, ये भी आपको बताना था। देखिए जो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है ये लड़ा गया था आपका 1576 में, हल्दी घाटी का युद्ध। अगला है आपका, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, ये आपको बताना था। एयरलाइंस की पहली जो महिला पायलट थी ये थी आपकी दुर्गा बनर्जी। अगला है आपका, देखिए बिरजू महाराज किस नृत्य के उत्कृष्ट नृतक थे, बिरजू महाराज। तो ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था वो था आपका कथक नृत्य। कथक नृत्य के काफी अच्छे उत्कृष्ट नृतक थे। अगला है आपका, यूएनओ द्वारा घोषित विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है ये आपको बताना था पेपर में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बनाया हो जाएगा आपका 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका, देखिए मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है,
ये थोड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, स्टैटिक जीके का। तो देखिए जो आपका मारकंडा जो नदी है आपकी, वो निकलती है आपकी शिवालिक पहाड़ियों से। अगला है आपका देखिए, मसालों का राजा किसे माना जाता है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, 79 वाला। तो देखिए जो मसालों का राजा कहा जाता है, वो पीपर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला है आपका देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोक लगाता है? ठीक है, तो ये जो आपका भेदभाव पे रोक लगाता है, वो अनुच्छेद आपको बताना था। तो ये था आपका अनुच्छेद 15, क्योंकि यही कहता है ना, समानता का अधिकार। ठीक है, तो कोई भी जो व्यक्ति है वो धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, सब लोग क्या है, समान है। अगला है आपका 34 शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी कहाँ पे थी? देखिए मगध की राजधानियों पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यूके ट्रिपल सी के द्वारा हाल ही में एक पेपर आयोजित कराया गया था वीडियो का, उसमें भी मगध की राजधानी से क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा। तो देखिए ये था आपका राजगृह। अगला है आपका देखिए, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जो वैदिक सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? वो हुई थी आपकी सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका देखिए, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे आपके डेविड मालपास। अगला है आपका, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रभुत्व घटक है, मतलब वो किस, जो ओलंपिक स्वर्ण पदक है तो उसका प्रभुत्व घटक किसका होता है? कांस्य, ताम्र, स्वर्ण या रजत? ये आपको बताना था। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी रजत। अगला है आपका देखिए, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है? उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व किस अर्थव्यवस्था का है? तो ये है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 वाला, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपका लाहौर में। अगला है देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? ये आपको बताना था। जो आपका सबसे पहला कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका इनिक, ENIAC। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसका। अगला है आपका देखिए, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? तो ये जो महान क्रांति आई थी 1960 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस के बारे में पूछा गया था कि आप बताइए कि जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वो किस वर्ष से बनाया जाता है, सॉरी किस दिन बनाया जाता है? तो ये रहेगा आपका 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला है आपका देखिए, 1 मेगाबाइट कितने बाइटों के बराबर होता है? तो देखिए जो 1 मेगाबाइट होता है वो 1024 KB के बराबर होता है। ठीक है। अगला है आपका देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है ये आपको बताना था। तो देखिए जो आपकी जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है, एक प्रोसेसर के द्वारा होती है या फिर एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है, किसके द्वारा? तो ये होती है आपके एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा। अगला है आपका देखिए, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपके CD रोम। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, तो देखिए जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनपुट को स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखिए इसमें एक दो ये यहाँ पे रीजनिंग के सवाल हैं और आपके एक दो मैथ के सवाल हैं। ठीक है, इनके मैं आंसर बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको इनको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। 94 है आपका देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा, ये राइट आंसर आपका डी रहेगा। ठीक है, और 95 का मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसका। 96 का है आपका ए राइट आंसर रहेगा। 97 को आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 98 का जो ऑप्शन जो राइट आंसर रहेगा 98 का, वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। और 99 का रहेगा ऑप्शन नंबर डी, और 100 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपके यहाँ पे 100 सवाल मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। और इस संडे आपका टेस्ट नंबर 3 आ जाएगा और इसको देखेंगे, थोड़े बहुत दिन तक चला के देखेंगे। अगर मुझे लगेगा कि हमें इसको और भी आगे बढ़ाना चाहिए तो हम काफ़ी अथक प्रयास करेंगे आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जाने से पहले, वीडियो ख़त्म करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे जो बगल में बेल आइकन है तो उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।